प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि पहाड़ी चित्रकला शैली है क्या, यहाँ पर कौन कौन से चित्रकार थे, किस तरह के चित्र बनाए गए, किन राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया, मतलब कि किन राजाओं ने इसके विकास में अपना प्रमुख योगदान दिया। ऐसे में यदि हम पहाड़ी चित्रकला की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र अर्थात कि पहाड़ी वाले भागों में विकसित हुई चित्रकला शैली को ही हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। इसका समयकाल 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य माना जाता है। यदि हम इसके क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र मतलब कि बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू और पश्चिम हिमालय जैसे जो क्षेत्र है वहाँ के जो अलग अलग राज्य थे जो उस समय में पनपे थे। कब पनपे थे? 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य। तो इन्हें ही हम पहाड़ी चित्रकला के रूप में देखते हैं। यदि हम पहाड़ी चित्रकला की बात करते हैं तो बसोहली जो है वह इसका आरंभ है, क्योंकि बसोहली से आरंभ हुई अपरिष्कृत अलंकृत शैली गुलेर और आरंभिक कांगड़ा और उसके बाद परिष्कृत कांगड़ा शैली। तो क्रम आता है, सबसे पहले तो आती है बसोहली, उसके बाद आती है गुलेर, उसके बाद कांगड़ा, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। अब ऐसे में यहाँ पर हमें पहाड़ी चित्रकला शैली को अलग से पढ़ने की नौबत क्यों आई? पहले तक तो मुगल और राजस्थानी शैली को एक माना जाता था और पहाड़ी शैली को भी एक माना जाता। इट मीन्स मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैली का अलग अलग विभाजन नहीं था। लेकिन 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी, जिसको हम राजस्थान शैली के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। उसमें राजपूत शैली को सामने लाए। अब इसी राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थान शैली और पहाड़ी शैली को देखा जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर हमको एक बात समझनी चाहिए कि आनंद कुमार स्वामी ने दो भाग किए, मुगल शैली और राजपूत शैली। कालांतर में राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली भी अपना अलग रूप सामने लाती है। यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि पहाड़ी शैली के जो राजा है उनका संबंध राजस्थानी शैली से भी था, मतलब राजस्थान से था, तो वहीं मुगलों से भी था। ऐसे में पहाड़ी शैली पर मुगल एवं राजस्थानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत प्रकृति चित्रण, स्थापत्य, अलंकारिक चेहरे, पहनावे और इसके अलावा रंगों का प्रयोग, प्राथमिक रंगों का प्रयोग जैसी विशेषता है वह अन्यत्र नहीं देखने को मिलती। इसीलिए हम पहाड़ी शैली को अलग से पढ़ते हैं। अब ऐसे में जब पहाड़ी शैली को अलग से महत्व स्वीकार नहीं किया जा रहा और शोधकर्ता बहुत सी बार तो कहते हैं कि इसका उद्भव और प्रभाव क्या है इसके बारे में स्पष्ट नहीं है, फिर भी हम पहाड़ी शैली को अलग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुगल एवं राजस्थानी चित्रकला शैली का तो इस पर प्रभाव है ही, लेकिन कुछ ऐसे विशेष तत्व है जो मुगल और राजस्थानी चित्रकला शैली में नहीं देखने को मिलते, लेकिन पहाड़ी शैली में देखने को मिलते हैं। जैसे चमकीली, चटक और स्पष्ट प्राथमिक रंग, चमकदार रंग जैसी जो विशेषताएं हैं वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। अब आगे थोड़ा सा समझिएगा,
B.N. गोस्वामी ने बसोहली शैली की व्याख्या करते हुए कहा है कि चमकीले और स्पष्ट रंगों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चमकीली, चटक व स्पष्ट है। यहाँ की शैली है चमकीली, चटक व स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त गीतात्मक है, काव्यात्मक है। पर इसके बाद एक और बात जो कही है कि यह सरल और सादगीपूर्ण है। इसके बाद में गीतात्मक और काव्यात्मक परिष्कृत शैली जो है वह कांगड़ा शैली है। मतलब कि बसोहली शैली विकसित होकर गुलेर बनी और गुलेर जो है वह परिष्कृत होकर कांगड़ा शैली के रूप में सामने आती है। न केवल इतना कहते हैं बल्कि B.N. गोस्वामी ये भी कहते हैं कि पंडित सेऊ और उसके परिवार का पहाड़ी चित्रकला शैली के विकास में विशेष योगदान है और पहाड़ी चित्रकला की जो श्रृंखला बनी है उसके लिए पंडित सेऊ का परिवार अपना मुख्य किरदार निभाता है। अब ऐसे में 18वीं शताब्दी के आरंभ में जब पंडित सेऊ और का परिवार और अन्य कलाकार बसोहली शैली को आगे बढ़ाते हैं तो बाद में वही कांगड़ा शैली तक पहुंच जाती है। यही विशेषताएं कांगड़ा शैली तक पहुंच जाती है और उत्कृष्ट, परिष्कृत और स्पष्ट कांगड़ा शैली का गठन होता है, कांगड़ा शैली का निर्माण होता है और यह कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली के अंतर्गत एक मुख्य केंद्र के रूप में सामने आता है। जब भी पहाड़ी शैली की बात करेंगे तो B.N. गोस्वामी का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहाड़ी शैली को परिचय दिलाने का जो प्रयास B.N. गोस्वामी ने किया है वह किसी और का देखने को नहीं मिलता। अब ऐसे में पहाड़ी शैली के अंतर्गत सबसे पहली शैली है बसोहली शैली, जिसमें मुख्य समय माना जाता है राजा कृपाल पाल, जिनका समय 1678 से 1695 के मध्य है और इनके समय में काफ़ी कुछ चित्रण कार्य हुआ है और प्रभावी प्राथमिक रंग, उष्ण पीली रंगत, उच्च क्षितिज रेखा, प्रकृति का शैलीगत दृश्यांकन, उभरे हुए श्वेत रंग का अनुकरण और हरे कीट पंख, जो छोटे चमकीले हरे कीट होते हैं उनके पंखों का प्रयोग जैसी विशेषताएं बसोहली शैली में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक चित्रकार तरखान देवीदास हैं, मतलब कि सुतार चित्रकार ने कृपाल पाल के समय में काफ़ी कुछ चित्र बनाए हैं। भानुदत्त की रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की जो ग्रंथ है रसमंजरी, उसका चित्रण भी यहाँ का प्रमुख विषय था। कहाँ का? बसोहली शैली का। कौन सा प्रमुख विषय? भानुदत्त की रसमंजरी। इसके अलावा और क्या क्या? तो यहाँ के जब चित्रण के विषयों की बात करते हैं तो भानुदत्त की रसमंजरी, भागवत पुराण, रागमाला, राजा रानी, दरबारी, ज्योतिष, वेद्य, गणिकाय आदि सभी के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाद में इन कलाकारों ने धीरे धीरे चंबा, कुल्लू आदि जो शैलियाँ हैं तो इन सभी को विकसित करने में अपना योगदान दिया है और बाद में यही शैली गुलेर कांगड़ा शैली का रूप में विकसित होती है। अब ऐसे में हम देखेंगे कि कांगड़ा शैली आगे आएगी, उसके कलाकार कौन से हैं, वहाँ पर संरक्षण किसने दिया, इस तरीके की बातें देखेंगे। लेकिन बसोहली से प्रारंभ हुई, मनकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर, कांगड़ा आदि में क्रम से इसका प्रसार होता है और
समृद्ध, परिष्कृत, उत्कृष्ट पहाड़ी चित्रकला शैली के रूप में, मतलब कि कांगड़ा शैली के रूप में सामने आती है। अब यहाँ पर याद रखना है, रामायण, रसमंजरी और गीत गोविंद जैसे ग्रंथों का चित्रण बसोहरी शैली में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुल्लू में भी शांगरी रामायण का चित्रण देखने को मिलता है। तो ऐसे में कुल्लू में भी शांगरी रामायण में जो राम का वनवास का दृश्य है, वनवास में जाते हुए और अपनी समस्त चीज़ें सौंप रहे हैं, इस तरीके का दृश्य का अंकन भी बहुत ही उत्कृष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो ये ऐसी विशेषता है जो अन्यत्र नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर भी हम ये चित्र देख रहे हैं, यह चित्र पहले के चित्रों से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लाल और हरा, पीला, नीला रंग का में लिया गया है। इस प्रकार के रंगों का प्रयोग पहले की चित्रकला शैली में देखने को नहीं मिलता। यदि आप पहले तक नहीं पढ़ पाए हो राजस्थानी चित्रकला शैली, मुगल चित्र शैली, दक्षिणी चित्र शैली को, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लेकिन इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको आसानी से यह चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ, राजस्थानी चित्रकला शैली, मुगल, दक्षिणी, ये मिल जाएंगे। लघु चित्रकला शैली, इनको पढ़ लेना तो और फिर इससे कंपेयर करना, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस प्रकार का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। निश्चय ही आपको मज़ा आ रहा है। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगला पार्ट जब भी आए, अगला अंक जब भी आए, अगली क्लास जब भी हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब यहाँ पर जो चित्र बने हैं उसमें भी बैरागी, ब्राह्मण, दरबारी, सामान्य व्यक्ति, राज परिवार जैसे सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? तो शांगरी रामायण में। शांगरी रामायण कहाँ चित्रित की गई है? तो शांगरी रामायण कुल्लू में चित्रित की गई है। इसके अतिरिक्त इसी के और भी दृश्य हैं, मतलब कि शांगरी रामायण के, जैसे राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ राक्षसों का वध करना, या राक्षस जो कि तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इस तरीके का एक चित्र भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये चित्र ये रहा। तो इस तरीके के चित्र भी यहाँ पर बने हैं। अगली है गुलेर शैली। पहली हमने देखी बसोहली शैली, दूसरी है गुलेर शैली। अब गुलेर शैली की बात करें तो क्या? तो जब गुलेर शैली की बात करते हैं तो यह बसोहली शैली से भिन्न है। 18वीं सदी आई है और भिन्न है। यहाँ गोवर्धन चंद का समय एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। अब गुलेर शैली के कलाकारों की बात करें, बसोहली शैली में तो हमने पढ़ा था कि पंडित सेऊ का प्रमुख योगदान है। तो गुलेर शैली में जो पंडित सेऊ वहाँ पढ़ा था उसका भी प्रमुख योगदान है। कहाँ पे? गुलेर शैली में पंडित सेऊ और उसके पुत्र मानको और नैनसुख का गुलेर शैली में एक महत्वपूर्ण योगदान है। गुलेर शैली को गुलेर कांगड़ा कलम या पूर्व कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है, गुलेर शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गुलेर शैली को गुलेर कांगड़ा कलम या पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से भी जाना जाता है। या प्रश्न आ जाए, पूर्व कांगड़ा शैली या गुलेर कांगड़ा कलम किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गुलेर शैली को कहा जाता है। गुलेर में जो चित्रकार है, एक बार फिर से ध्यान रख लो, पंडित सेऊ, उनके पुत्र मानक और नैनसुख प्रमुख है। लेकिन आगे ध्यान रखना है कि जसरोटा के राजा बलवंत सिंह दरबारी के चित्रकार के रूप में भी नैनसुख को जाना जाता है। इसके अलावा मानक या मनकू के नाम से जिसे जाना जाता है, वह गुलेर शैली के लिए एक महत्वपूर्ण चित्रकार है। बाद में यह चित्र शैली बसोहली के बाद में गुलेर में फैली, बाद में चंबा और कुल्लू में फैली और कांगड़ा में फैली। यहाँ पर एक चित्र जो कि नैनसुख द्वारा बनाया गया है
और देख सकते हैं कि किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, जो पहले की शैलियों में देखने को नहीं मिलता। यह चित्र नेनसुख द्वारा है। प्रार्थना में बलवंत सिंह। मानक और नेनसुख ने काफी सारे चित्र बनाए और पहाड़ी चित्र शैली को परिष्कृत किया, विकसित किया, उन्नत किया। अब ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि राजा दिलीप सिंह का समय जो है या बिशन सिंह का समय जो है वह भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिन्होंने छवि चित्रण के संबंध में काफी कुछ कार्य करवाए। बाद में गोवर्धन चंद का समय सामने आता है। अब ऐसे में 1730 में गीत गोविंद की श्रृंखला का निर्माण मानकू द्वारा किया गया है, जिसमें पहले भी कीट के पंख जो कहा गया था, भोरों के पंख की झालर का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार का काम यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नेनसुख ने गृहनगर गुलेर को बाद में छोड़ दिया और जसरोटा चले गए, ऐसा माना जाता है। और उन्होंने जोरावर सिंह के लिए काम किया, बाद में बलवंत सिंह के लिए काम किया और बलवंत सिंह के जीवन पर बहुत सारे चित्र बनाए। नेनसुख आरंभ में तो गुलेर में रहे, पंडित सेऊ के पुत्र थे मानकू और नेनसुख। तो नेनसुख बाद में जसरोटा चले गए और इन्होंने बलवंत सिंह के समय में काफी कुछ चित्रण कार्य किया है। यहाँ पर भी काफी सारे जो रंगों का प्रयोग है वो आकर्षक है, जैसे देख सकते हो लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग, प्राथमिक रंग, चटकदार रंग, चमकदार रंग आदि विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और मनकू ने गुलेर के गोवर्धन चंद के यहाँ पर काम किया है और इसके अलावा गोवर्धन चंद के बाद जो शासक हुए थे उनके वहाँ भी काम किया। गोवर्धन चंद का उत्तराधिकारी जो है वह भी चित्रण के लिए काफी सकारात्मक विचार रखता था और ऐसे में मनकू नेनसुख के पुत्र कौशल, फत्तू और गोधू भी यहाँ पर दरबारी कलाकार थे। गुलेर शैली के प्रमुख कलाकारों की बात करेंगे तो हमको याद रखना है मानकू, नेनसुख, कौशल, फत्तू और गोधू। ये किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? गुलेर शैली के। अगला है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली के संदर्भ में कहा जाए तो यहाँ के प्रमुख शासक के रूप में राजा संसार चंद का नाम जाना जाता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि राजा सावंत सिंह का जिस प्रकार किशनगढ़ शैली में योगदान है या किशनगढ़ शैली के लिए जिस प्रकार राजा सावंत सिंह को याद किया जाता है, उसी प्रकार कांगड़ा शैली के लिए राजा संसार चंद को याद रखा जाता है। अब यहाँ पर चित्रकार मनकू और उनके पुत्र है वह अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के समय में। अब संसार चंद्र के दादा गमंड चंद द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की थी और बाद में यह संसार चंद को मिला। संसार चंद ने काफी सारे कलात्मक कार्य यहाँ पर करवाए। 17वीं शताब्दी में जहांगीर ने कांगड़ा को जब अपने अधिकार में ले लिया था तो इसका जागीरदार बना दिया गया था और मुगल शासन के पतन के बाद गमंड चंद यहाँ के राजा बन गए और बाद में यह राज्य संसार चंद को मिला। संसार चंद के ने जो कांगड़ा का राज्य है उसमें प्रमुखता से चित्रण कार्य करवाया और यहाँ पर तीरा सुजानपुर जैसे, आलमपुर जैसे जो केंद्र है उनके चित्रण में प्रमुखता से अपनी रुचि दिखाई। बाद में यह मुगलों के अधीन भी रहा और अनिरुद्ध चंद नामक एक राजा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। उसने भी यहाँ अपना योगदान दिया, लेकिन फिर भी यहाँ के जो चित्रकार है उसमें मानकू और उनके बेटे प्रमुख है। इसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ काव्यात्मकता, कांगड़ा शैली की बात करें, कांगड़ा शैली काव्यात्मक है, गीतात्मक है, महीन रेखा का प्रयोग, चटक रंग का प्रयोग, बारीक अलंकरण,
आकर्षक महिला आकृतियाँ जैसी विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी भागवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला, बारहमासा जैसे विषयों पर चित्रण किया गया है। इसके अलावा जो चित्र बनाए गए हैं उसमें राजा से संसार चंद्र के जीवन से संबंधित चित्रों को भी हम देख सकते हैं। अब रणजीत सिंह के समय में जब आक्रमण हुआ तो गोरखाओं की मदद से भगा दिया गया था और राजा संसार चंद्र ने यहाँ पर एक प्रमुख योगदान दिया। तो राजा संसार चंद ने निश्चय ही यहाँ की चित्रकला शैली को विकसित करने में एक प्रमुख योगदान दिया है। भागवत पुराण, कृष्ण लीला, पंचाध्यायी, भागवत पुराण जैसे जो ग्रंथ हैं, गीत गोविंद, सारे ही ग्रंथ जिनके नाम अभी आए थे, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला, बारहमासा आदि, तो इन सभी का चित्रण भी यहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ कृष्ण और राधा के जीवन से संबंधित चित्रों का अंकन भी देखने को मिलता है। फोलियो मतलब कि पन्नों पर अंकन यहाँ पर देखने को मिलता है और नायिका भेद का भी, नायक नायिका भेद जो है उसका अंकन भी यहाँ पर देखने को मिलता है और 8 नायिका जो है उनका अंकन देखने को मिलता है। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इसका अंकन हुआ है, तो यह भी है। और अभिसारी नायिका सबसे प्रमुखता से चित्रित की गई है। हो सकता है कि इनका प्रिय विषय रहा हो। इसके अतिरिक्त 12 मासा के 12 पन्ने जिसमें प्रेम से संबंधित चित्रण, इसके अलावा कवि प्रिया, तो इसका चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कांगड़ा शैली उस समय में प्रकाश आई जब बसोहली शैली की विभिन्न शाखाओं का, जैसे चंबा, कुल्लू, नूरपुर, मनकोट, जसरोटा, मंडी, बिलासपुर आदि का जब काम हो रहा था। कांगड़ा शैली एक स्थानीय हिंदू पुस्तक सजावट के रूप में भी जानी जाती है। और हम जब भी बात करेंगे पहाड़ी शैली की तो बसोहली, गुलेर और कांगड़ा शैली की मूल रूप से बात करेंगे। खैर इसके अलावा बहुत सारे केंद्र थे जैसे जसरोटा, चंबा, मंडी, मनकोट, बिलासपुर, लेकिन फिर भी बसोहली, कांगड़ा और गुलेर यहाँ के प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर 17वीं से लेकर 19वीं सदी के मध्य आकर्षक काम हुआ है। चमकदार रंग और धूसर रंग, बारीक रेखांकन, गीतात्मकता, काव्यात्मकता जैसी विशेषताएं कांगड़ा शैली की है। इसके अतिरिक्त शांगरी रामायण का चित्रण जो कुल्लू में हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बसोहली और मनकोट में भी इसी प्रकार से बहुत सारे कलाकार जो आपस में संबंध के आधार पर, राजाओं के संबंध के आधार पर स्थापित हुए, तो यह भी चित्रण में अपना प्रमुख योगदान देते हैं। नैनसुख जो है वह बलवंत सिंह के समय में जसरोटा में अपना प्रमुख योगदान देते हैं। मंडी में भी शासकों ने विष्णु और शिव से संबंधित चित्रण करवाया है। इसके अलावा गढ़वाल शैली का एक कलाकार है जिसका नाम मोलाराम है। मोलाराम प्रमुख है। हमको यहाँ पर याद रखना है पंडित सेऊ, मानकू, नैनसुख और मोलाराम। इसके अलावा कौशल, फत्तू और गोदू का नाम जो आया था गुलेर शैली में, तो ये भी प्रमुख है। हमें इन सबको याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा इसके चित्रों पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो जो चित्र दिए गए हैं, पहला चित्र जो भागवत पुराण का है, कृष्ण माखन चुराते हुए, NC मेहता संग्रह अहमदाबाद में पड़ा हुआ है। लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग का प्रमुखता से प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एक और चित्र जिसमें वन में राम और सीता कांगड़ा शैली का है, डगलस बेरेट कलेक्शन में पड़ा हुआ है।
देखो, इसमें भी प्राथमिक रंगों का प्रयोग हुआ है, चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है, चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्र फिर भी आकर्षक है। इसके अतिरिक्त एक और चित्र रसमंजरी का, भानुदत्त कृत रसमंजरी का, जिसको वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम यूके लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित किया गया है, जिसमें राजा को बताया गया है, रानी को बताया गया है, इस तरीके का दृश्य और परिचारिका को भी यहाँ पर बताया गया है। एक और चित्र राम अपनी संपत्ति को दान देते हुए, यह शांगरी रामायण के अयोध्या कांड का दृश्य है। वर्तमान में लॉस एंजल्स काउंटी कला संग्रहालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह चित्र देखने को मिलता है। यहाँ पर भी लाल रंग की प्रधानता है और इसके अलावा भी अन्य रंग, चमकदार रंग का प्रयोग हुआ है। पृष्ठभूमि में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। एक और चित्र कवि विश्वामित्र का अनुकरण करते हुए राम और लक्ष्मण, कवि विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए राम और लक्ष्मण, यह रामायण के बालकांड का दृश्य है और शांगरी रामायण के अंतर्गत है। इसके रणवीर सिंह सिंघल संग्रह शांगरी कुल्लू घाटी में संग्रहित चित्र है। ऐसे अनेक चित्र बने हैं यहाँ पर जिनके रंगों का प्रयोग अलग अलग है। अब अभी तक हमने देखे थे कि लाल, पीले, नीले रंगों का प्रयोग किया गया था। अब ऐसे में ही एक और चित्र आ गया जिसमें प्रार्थना में बलवंत सिंह, जो कि नेनसुख द्वारा बनाया गया चित्र है। यह जसरोटा से संबंधित चित्र है, जसरोटा शैली से संबंधित। विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। 1750 में बनाया गया चित्र नेनसुख द्वारा जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के समय में बनाया गया चित्र है। इसके अतिरिक्त एक और चित्र जिसमें कृष्ण को गोपियों के गले लगते हुए बताया गया है, यह गीत गोविंद का चित्र है और गुलेर शैली से संबंधित है। 1760 से 65 का समय माना जाता है। एक और चित्र जिसमें कालिया मर्दन, कालिया नाग का कृष्ण ने मर्दन किया, यह घटना सभी ने सुना होगा और ऐसे में कालिया मर्दन नामक कथा का यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है, जो कि भागवत पुराण से संबंधित है। यह चित्र कांगड़ा शैली का है। इन चित्रों के बारे में आप अच्छे से याद रखना। इस चित्र को भी देखो कैसे काला नाग बनाया गया है, कृष्ण को उसके ऊपर दिखाया गया है, समुद्र तट का दृश्य है, पहाड़ी बनी हुई है, पौधे बने हुए हैं। इस प्रकार का दृश्य हमें याद रखना है, विशेषताओं को याद रखना है। एक और चित्र गोपियों के संग होली खेलते कृष्ण, कांगड़ा शैली का चित्र, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। गोपियों के साथ होली खेलते हुए कृष्ण। इसी प्रकार एक और चित्र जिसमें कृष्ण के कार्यों का पुनः स्मरण, भागवत कथा का दृश्य गुलेर शैली से संबंधित है। यहाँ पर भी रंगों का अलग तरीके का प्रयोग हुआ है। पहले तक में मैंने बताया था लाल, पीले, नीले रंगों का प्रयोग, लेकिन जैसे ही पिछला चित्र आया था बलवंत सिंह प्रार्थना करते हुए, उसमें सफेद रंग की प्रधानता थी। यहाँ पर भी हल्के रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। अगला चित्र अभिसारिका नायिका, नायिका बताई थी 8 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, अभिसारिका, कलहांतारिका जैसी जो नायिकाएं हैं वह यहाँ पर देखने को मिलती है। अभिसारी नायिका शायद यहाँ का प्रिय विषय रहा होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चित्र बने हुए हैं इससे संबंधित। और यहाँ पर अभिसारी नायिका का एक दृश्य हम देख सकते हैं। यह चित्र वर्तमान में सरकारी संग्रहालय और कला दीर्घा चंडीगढ़ में संग्रहित है, कांगड़ा शैली से संबंधित है। एक और चित्र ज्येष्ठ महीने में एक जोड़ा, कांगड़ा शैली का चित्र, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और चित्र हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चित्र और दिए गए हैं। यहाँ पर कृष्ण और राधा और गोपिया, इस प्रकार का एक चित्र है। प्रतीक्षारत कृष्ण और संशयशील राजा। पंडित सेऊ के 2 पुत्र थे, मानक और नैनसुख।
और बसोहली शैली के विकास में इनका प्रमुख योगदान है। लेकिन बाद में यही शासक कांगड़ा शैली के विकास में, यही चित्रकार कांगड़ा शैली के विकास में भी अपनी भूमिका निभाते। कौन से? जो पंडित सेऊ है उनका पुत्र है मानकू और नेनसुख। नेनसुख बाद में जसरोटा चला गया था। मानकू ने गुलेर में भी अपना योगदान निभाया है और बाद में कांगड़ा शैली के विकास में भी मानकू और उनके पुत्रों का योगदान है। गीत गोविंद जो कि विषय है उससे संबंधित एक चित्र बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें राधा और कृष्ण को बताया गया है। और ऐसे में यहाँ पर कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं और राधा को संशय हो रहा है कि कृष्ण से मिलने होगा या नहीं। इस प्रकार का चित्र है। एक और चित्र, बलवंत सिंह नेनसुख के साथ चित्र को देखते हुए, यह चित्र नेनसुख द्वारा बनाया गया है, बलवंत सिंह के समय में बनाया गया चित्र है। यह जसरोटा के राजकुमार बलवंत सिंह से जुड़ा हुआ चित्र है। इसके अलावा हम देखते हैं नंद, यशोदा और कृष्ण। तो भागवत पुराण से संबंधित एक चित्र जिसमें नंद, यशोदा और कृष्ण को बताया गया है। यह एक दृश्य जिसमें नंद अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, गोकुल राक्षसों से पीड़ित है और सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। इस प्रकार का एक दृश्य बताया गया है। इसके अतिरिक्त एक और चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो भी राधा और कृष्ण से संबंधित है, जिसमें नाव में घूमते हुए आनंद लेते हुए और कहीं ना कहीं कृष्ण और राधा, इस प्रकार का एक चित्र और देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। तो निश्चय ही हमने देखा पहाड़ी शैली जो कि राजस्थानी शैली से अलग रूप में सामने आती है, जिसमें मुगल शैली का प्रभाव है, पहाड़ी का प्रभाव है और स्थानीय भारतीय प्रभाव है। और यह विशुद्ध रूप से भारतीय शैली की तरह है। इसमें जो रंगों का प्रयोग है वह प्राथमिक है, चटक है, चमकदार है। लेकिन फिर भी हम आगे देखते तो जसरोटा शैली आदि में रंगों के प्रयोग का तरीका बदल दिया गया है। सफ़ेद रंग का अच्छा खासा प्रयोग किया गया है। इन सभी को हमें ध्यान रखना है। आप सभी इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। टीम की मेहनत को सराहें। आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।